गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों है। तो लोकतंत्र होता क्या है। हमने लोकतंत्र जो है जनता का शासन, मूल रूप से एक साधारण परिभाषा यही बोली जाती है कि एक ऐसा शासन जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है, वो लोकतंत्र होता है। अब लोकतंत्र क्यों? अगर लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता की बातों पर ध्यान दिया जाता है, उनके हितों की ओर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर जो तानाशाही सरकार है, तो तानाशाही सरकार में जनता की बातें नहीं सुनी जाती, उनके हितों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों की हम विस्तृत चर्चा इस अध्याय के अंदर करेंगे। लोकतंत्र परिचय। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अध्ययन करेंगे, अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करता है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। तो ये इस लेसन की इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, पूरा विस्तृत संक्षिप्त रूप में यहाँ पर दे रखा है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की अब तक की समझ के आधार पर हमने फर्स्ट चैप्टर में मतलब कि लोकतंत्र जो सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार की दो विशेषताएं बताई गई हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार है और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार है। अब हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बात करते हैं। पहले तो लोकतांत्रिक सरकार होती क्या? लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है और जिसमें जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें वह सरकारें होती हैं जिनमें जनता के हितों का ध्यान रखना या ना रखना ये उस सरकार प्रमुख के हाथों में होता है। सरल परिभाषा, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा। आइए उस पर चर्चा फिर से गौर करें। उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचान के लिए सही एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता खुद करती है। या यह एक उपयोगी शुरुआत परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोसे जो चिले देश के थे, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक प्राप्त किया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्णतः प्राप्त नहीं है। इससे हम यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो या न हो। सभी सरकारें जो हैं अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना पसंद करती हैं। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र दोनों में सावधानी से फ़र्क करना होगा। यह कम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं को जानेंगे। लोकतंत्र की परिभाषाएं। एक सरल परिभाषा यहाँ पर लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसमें अनेक सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है। दूसरा बात कि चुनाव लोकतांत्रिक, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक करने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता है। कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है।
ज़रूरी है? क्या कोई व्यवस्था अपने नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम बारी बारी से लोकतंत्र की परिभाषा के पर विचार करेंगे। पहला पॉइंट कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें प्रमुख फैसले जो है वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। पाकिस्तान में, हम यहाँ पर पाकिस्तान की स्टोरी पढ़ रहे हैं, निर्वाचित नेताओं के हाथ में प्रमुख फैसले उसके लिए। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो इस प्रकार जो है पाकिस्तान की एक सेना प्रमुख ने सेना तख्तापलट करके सेना तख्तापलट का मतलब यहाँ पर होता है जब कोई सेना का प्रमुख अपने देश की सारी प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियाँ अपने हाथों में ले लेता है, तो सैनिक तख्तापलट कहलाता है। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है और राष्ट्रपति बन के संविधान के अंदर परिवर्तन कर लेता है। क्या परिवर्तन कर लेता है कि इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति क्या काम करता है? राष्ट्रपति अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। क्या शक्ति बढ़ाई राष्ट्रपति ने? राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को वो भंग कर सकता है और मंत्रिपरिषद के कामकाज पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य कौन होंगे? फौजी अधिकारी। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों के और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में रही। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे और वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में था, तो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसी तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में होती, जैसे कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं, क्या कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। जनता के द्वारा चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि ही असली फैसला लें। अब दूसरी विशेषता है लोकतंत्र के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन की जो संसद है उस संसद को क्वांगो रेमेन दाई दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। तो ये चीन की संसद का नाम है, पेपर में आ सकता है कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय जनसंसद या क्वांगो रेमेन दाई दाहुई। चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने से पहले भी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब बात यहाँ पर हो रही है, चीन में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है? चीन में जो है चुनाव लड़ रही है, वही जीत रही है हर बार, लेकिन चुनाव में अन्य पार्टी चुनाव में खड़ी हो सकती है, लेकिन उसको चुनाव में खड़ा होने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन की ज़रूरत है।
उसके बगैर वो पार्टी में चुनाव में खड़ा नहीं हो सकती। इसीलिए अगर वो अन्य पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो उसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा? कम्युनिस्ट पार्टी का रहेगा। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यहाँ पर 1930 में आज़ाद होने की बात से अब बात आ रही है मैक्सिको की। मैक्सिको में 1930 ईस्वी में मैक्सिको आज़ाद हुआ और वहाँ पर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाए जाते हैं और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI की फुल फॉर्म आ सकती है, विप्रो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत हासिल होती है और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी, क्योंकि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर PRI पार्टी जो है वो जीत जाती थी। और दूसरी बात, सरकारी दफ्तरों में इस बात का प्रचार किया जाता था, जिनको बोला जाता था कि आपको प्रचार करना है। उनकी बैठकें करवाई जाती थी स्कूल में कि वो PRI को ही वोट दें। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट मांगते थे। मीडिया भी तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम समय में मतदान केंद्रों को एक जगह से दूसरी जगह बदल दिया जाता था, जिससे जनता को पता नहीं चलता था और जिससे अनेक लोग वोट डालने नहीं जा पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव के अभियान पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी। तो इस प्रकार यह पता चलता है कि इससे लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं और चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक गंभीर विकल्प नहीं होता था। और दूसरी तरफ लोगों को शासक दल लोगों को जो है एक ही पार्टी को अपना वोट देना पड़ता था। मैक्सिको के मामले में लगता कि कहने को तो विकल्प हैं दूसरा, लेकिन हर बार शासक दल ही जीत जाता था। लोगों के चाहने पर भी वहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं होते थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में अन्य विशेषता या गुणों को जोड़ सकते हैं, जिसमें क्या लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव करवाना ही सही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों का होना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास अनेक विकल्प होने चाहिए, वे जिसे चाहे वोट दे सकें, तब चाहे शासकों गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हों। धन्यवाद।